तो इंडिया डेवलपमेंट अपडेट जो वर्ल्ड बैंक ने पेश किया है, जिससे क्लैरिटी होती है कि भाई इंडिया में कैसा काम चल रहा है, किस सेगमेंट में है और क्या उम्मीद कर सकते हैं अलग अलग सेगमेंट में। दोस्तों इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिससे इन्वेस्टर को थोड़ी क्लैरिटी रहे कि यस कहां पे क्या काम हो रहा है, हम किस सेगमेंट पे दोस्तों फोकस रखें। रेडी हो दोस्तों? चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे अपडेट मिस ना हो जाए। तो आपके सामने दोस्तों इंडिया डेवलपमेंट अपडेट सितंबर 2024 का अपडेट, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट का दोस्तों ये ओवरव्यू है। सबसे पहले जो बात हुई है दैट इज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है यस दोस्तों, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इंडिया। India has a real GDP growth rate of 8.2% in financial 23-24 as you can see in this chart। दोस्तों भारत, जैसा आप चार्ट में देख रहे हो दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी उभर के आई है दोस्तों। इवन इमर्जिंग इकोनॉमीज देखो कि डेवलप इकोनॉमीज देखो दोस्तों, भारत सबसे तेज आगे बढ़ रही है। सेकंड अपडेट, ग्रोथ वाज ड्राइवन बाय रिबाउंड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रॉन्ग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। पहली चीज दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग जो कि काफी वीक था उसमें काफी काम हुए हैं और मैन्युफैक्चरिंग में अच्छा रिबाउंड दोस्तों देखा गया है। उसके साथ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में भी ह्यूज स्पेंडिंग हुआ है। दोस्तों ये चार्ट आपके सामने है। रिबाउंड इन मैन्युफैक्चरिंग बूस्टेड रियल जीवीए ग्रोथ इन 23-24। यू कैन सी फ्रेंड कि कैसे दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ वापस से रिबाउंड हुआ है। और उसके साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट पे भी हम लोग देख सकते थे, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर दोस्तों। यस, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जब होता है सीधा इफेक्ट कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे भी उसका दोस्तों आप लोगों को दिखता है। यू कैन सी फॉर फाइनेंशियल 21-22, 22-23, 23-24 दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस प्रकार से दोस्तों अपनी एवरेज से तगड़ा ग्रोथ कर रहा है। इवन कंस्ट्रक्शन सेक्टर यू कैन सी हियर। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसके साथ दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात हुई, इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रियल एस्टेट सर्ज इन 23-24। दोस्तों इसकी कुछ झलक आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर के ग्रोथ से दिखाई देगी और जीएफसीएफ के ग्रोथ से दोस्तों यहाँ पे आप सीधा देख सकते हो दोस्तों। ऑलराइट, आप एम्प्लॉयमेंट देखो, क्वार्टरली अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट है डिक्रीज्ड, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोस्तों डिक्रीज हुए हैं और अर्बन वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दोस्तों ओवरऑल इंप्रूव हुआ है। दोस्तों ये थी कुछ ग्रोथ रिलेटेड बातें। साथ में दोस्तों अगर इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी पे जो चर्चा की वर्ल्ड बैंक ने उस पे देखे तो पहला पॉइंट है दोस्तों, इन्फ्लेशन एवरेज टू 5.4% इन 23-24 विथ कोर इन्फ्लेशन एट 3.2% इन अर्ली 24-25। जी हाँ दोस्तों, ये अकेला नहीं बल्कि रिसेंटली कल ही जो डेटा दोस्तों आपके सामने अगस्त के आए दोस्तों, ये भी काफी ऑप्टिमिस्टिक रहे। आप देख सकते हो जो सीपीआई है दोस्तों वो काफी हद तक दोस्तों नीचे आ चुका है 3.6 और ये अगस्त में 3.65, ये हाईली फेवरेबल हुआ दोस्तों। इसी को आप पिछले अगस्त से कंपेयर करो तो 6.83 के इन्फ्लेशन के मुकाबले 3.65 ये हाई फेवरेबल इन्फ्लेशन डेटा बताता है। यस दोस्तों, हम कंपनीज के इंडिया में मार्जिन को और बढ़ते हुए देखेंगे। राइट, इसी के साथ दोस्तों सेकंड डेटा में अगर आओ, जो यहाँ पे आपको आरबीआई के डेटा की बात की गई, आरबीआई केप्ट द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड एट 6.5%। ये तो दोस्तों अब तक हमने देखा ही है। एज यू कैन सी फ्रेंड्स, आफ्टर 6 सक्सेसिव रेट हाइक्स कंटिन्यू जो हमने देखी थी दोस्तों, 2.5% से रेट हाइक किया गया था। अब 22 से 23 में ये पूरी इफेक्ट रही। उसके बाद जो भी एमपीसी की मीटिंग हुई उसमें कोई रेट हाइक या डिक्रीज अब तक दोस्तों नहीं देखा गया है। दे हैव मेंटेन्ड द स्टेटस क्वो। राइट, लिक्विडिटी कंडीशंस हालांकि लास्ट क्वार्टर में दोस्तों अब इंप्रूव हुई है, डेफिसिट की और दोस्तों हमें नहीं नजर आ रही है। राइट फ्रेंड्स, ऐसे समय पे दोस्तों जब इंटरेस्ट रेट हाई हो, ऐसे समय में बैंक्स की एनपीए बिगड़ती है, क्रेडिट ग्रोथ बिगड़ता है, ये दोनों चीजों पे नेगेटिव इफेक्ट आती है जनरल केस में। भारत में ऐसा नहीं है दोस्तों। एज यू कैन सी कंसिस्टेंटली एनपीए दोस्तों डिक्रीज होती जा रही है ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स की, फिर चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, तो एनपीए हाईली फेवरेबल है। ऐसे समय पे दोस्तों कम एनपीए, सफिशिएंट फंडिंग हो बैंक के पास, ग्रोथ के लिए दोस्तों भारत रेडी हो सकता है। सेकंड चार्ट, क्रेडिट ग्रोथ रिमेन स्ट्रॉन्ग। यू कैन सी दोस्तों क्रेडिट ग्रोथ हाईली स्ट्रॉन्ग है दोस्तों अभी के समय पे, तो आपको क्रेडिट ग्रोथ में कोई कमी नहीं नजर आ रही है। फाइनेंस बैंकिंग दोनों के लिए फेवरेबल है। हालांकि जो प्रीवियस स्लाइड में हमने इंटरेस्ट रेट हाई देखी ये उनके लिए फेवरेबल नहीं थे दोस्तों। राइट, सो हमने यहाँ पे दो फेवरेबल डेटा देखे। इन्फ्लेशन यस दोस्तों कूल ऑफ होता जा रहा है, आरबीआई के रेट अभी तक कट नहीं हुए हैं, पर अब इन्फ्लेशन कम होने की वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं फ्यूचर में
थर्ड पॉइंट वाज अपॉर्चुनिटीज इन लो इन्फ्लेशन सेक्टर। अभी इन्फ्लेशन हाई था, तो लो इन्फ्लेशन सेक्टर कहते हैं आईटी, सर्विसेज और फार्मास्यूटिकल को, जहां पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज दोस्तों देखी जा सकती है, राइट। सो वी सॉ सम पॉइंट्स ऑन द रिमार्क्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो अभी रिसेंट डेटा है दोस्तों। इसके साथ थर्ड जो डेटा पब्लिश किए, डेट वर ऑन करंट अकाउंट एंड एक्सटर्नल सेक्टर। दोस्तों पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, करंट अकाउंट डेफिसिट नैरो हुई है, वाइडन नहीं हुई है। तो नैरोड टू 0.7% ऑफ जीडीपी इन 23-24। यू कैन सी फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट चार्ट में है, द करंट अकाउंट डेफिसिट नैरोड इन 23-24, राइट। तो ये दोस्तों हाईली फेवरेबल हुआ दोस्तों हमारे लिए। सेकंड दोस्तों, प्राइमरीली क्यों हुआ ये भी देखने जैसी चीज है, तो ड्यू टू रोबस्ट सर्विस एक्सपोर्ट्स, राइट। हाउ वी विल सी फर्दर हियर इन द नेक्स्ट पॉइंट। स्ट्रॉन्ग सर्विस एक्सपोर्ट एंड रूपी स्टेबिलिटी boosted the external sectors. Third, Indian bonds in global indices to attract foreign investment. क्या ये हुआ कि नहीं है, ये भी दोस्तों हम लोग चार्ट में देखेंगे। ये वैसे आपके सामने डेटा है दोस्तों, गुड्स एक्सपोर्ट का, सर्विस एक्सपोर्ट का, राइट, और करंट अकाउंट उसके ऊपर। दोस्तों आईएनआर डेप्रिशिएट हुआ मार्जिनली 2023-24 में। दोस्तों ये चैलेंजिंग समय था इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए। दोस्तों जब रेट हाई हो, इन्फ्लेशन हाई हो, ऐसे समय पे भी इंडिया का जो रुपी है ये मार्जिनली डेप्रिशिएट हुआ, और इनफैक्ट हम दूसरी कई करेंसीज के सामने दोस्तों स्ट्रॉन्ग रहे। फॉरेक्स रिजर्व दोस्तों अब 650 यूएसडी पहुंच चुका है, जो एक समय पे हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। तो पोस्ट कोविड इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों, चैलेंजिंग टाइम पे ये चीज हमें भूलनी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द एफपीआई इनफ्लोज इनटू सोवरेन डेप्ट have already increased since the announcement in October 23। गया दोस्तों अक्टूबर 23 के अनाउंसमेंट के बाद हम एफपीआई का कंटिन्यू इनफ्लो हमने देखा है इंडिया में, राइट। तो इंडिया डेप्ट मार्केट में भी अब अपनी जगह दोस्तों बना रहा है। जीएसटी कलेक्शन टू ग्रो एट रॉबस्ट पेस, कंटिन्यू हर 10 साल ये दोस्तों नए लाइफ टाइम हाई लगाते जा रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रो रेवेन्यू ग्रोथ and lower subsidies help the central government meets its fiscal deficit, right friends। डेटा दोस्तों अभी आपने एफपीआई इनफ्लो का देखा, ये आपके सामने है दोस्तों, कंटिन्यू। कुछ क्वार्टर है अक्टूबर के बाद के जब हमने कंटिन्यू इनफ्लो एफपीआई का देखा है, जो प्रीवियसली नहीं हुआ करता था, राइट। तो इससे इंप्रूवमेंट परफॉर्मेंस ऑफ 10 ईयर सोवरेन बॉन्ड यील्ड बिफोर एंड आफ्टर इंक्लूजन इन मेजर ग्लोबल इंडाइसेस, यू कैन सी, राइट। दोस्तों जीएसटी की और की बातें हो चुकी है। नेक्स्ट फिस्कल डेवलपमेंट में दोस्तों इन्होंने क्या कहा। नंबर 1, फिस्कल डेफिसिट नैरोड, दोस्तों ये भी नैरो हुई है टू 8.5% ऑफ जीडीपी इन 23-24। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ हेल्प रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट। एंड थर्ड इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सपोर्टेड बाय रॉबस्ट टैक्स कलेक्शंस। दोस्तों इन तीनों पॉइंट के लिए जो डेटा जो प्रोवाइड किए गए, हमने ऑलरेडी जीएसटी और टैक्स कलेक्शन पे तो दोस्तों बात कर दी, राइट। इससे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज क्या उभर के आती है इंडिया के लिए दोस्तों। अपॉर्चुनिटी है दोस्तों एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन नीडेड टू रीच $1 ट्रिलियन बाय 2030। यस दोस्तों 2030 $1 ट्रिलियन यूएसडी का एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जरूरत है दोस्तों। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और एफटीएस टू बूस्ट ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ये दोनों चीजें की गई है दोस्तों। 1 ट्रिलियन के टारगेट को पहुंचने के लिए मैं कुछ डेटा के आधार पर आपको बता सकता हूं। इंडिया एक्सपोर्ट ग्रोथ, राइट, ग्रोथ इन सर्विस एक्सपोर्ट, सर्विस में तो बढ़िया ही कर रहे हैं इंडिया, क्योंकि सर्विस में दोस्तों हाई स्किल चाहिए, राइट। तो स्किल जहां पे हाई है वहां पे इंडिया परफॉर्म कर रहा है। और ग्रोथ इन गुड्स एक्सपोर्ट, ग्रोथ एक्सपोर्ट में दोस्तों कई एक्सपोर्ट ऐसे होते हैं जहां पे लो स्किल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है, वहां पे उसकी वजह से दोस्तों इंडिया में हम सर्विस एक्सपोर्ट जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं देख रहे, पर मैन्युफैक्चरिंग पे जो काम कुछ हुए हैं उससे दोस्तों हम उम्मीद जरूर करेंगे। जैसे एक फायदा का बात क्या है दोस्तों, चाइनाज डिमिनिशिंग शेयर इन ग्लोबल टेक्सटाइल एपरल लेदर एंड फुटवेयर। दोस्तों यहाँ पे इनका दबदबा था, 37% तक का मार्केट शेयर चाइना का अकेले का था। दोस्तों ये मार्केट शेयर अब दोस्तों घट रहा है। इसका फायदा टॉप कौन सी कंट्रीज ले रही है? दीज आर द टॉप 5 बेनिफिशियरीज ऑफ चाइनाज लॉस इन ग्लोबल एक्सपोर्ट शेयर। पर किसमें? लो स्किल सेक्टर। जहां लो स्किल सेक्टर की बात आती है वहां पे फायदा उठाया जाता है बांग्लादेश, वियतनाम, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस। दोस्तों टॉप 5 में भारत का नंबर बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो शेयर इन ग्लोबल एपरल, लेदर, टेक्सटाइल एंड फुटवेयर एक्सपोर्ट। इंडिया कंपटीटर के सामने किधर है दोस्तों? टॉप पे है वियतनाम, बांग्लादेश और फिर आता है दोस्तों भारत
भारत कॉम्पिटिटिवनेस में वियतनाम बांग्लादेश दोनों से नीचे है इस एक्सपोर्ट में। इसी यहीं पे दोस्तों ये दोनों कंट्री आगे निकल जाते हैं दोस्तों। लेकिन इनको सुधारने के लिए लॉजिस्टिक पॉलिसी की रचना की गई थी, राइट। आपने देखा होगा उसके बाद लॉजिस्टिक पॉलिसी की रैंकिंग में, इंटरनेशनल रैंकिंग में इंडिया का रैंकिंग जबरदस्त सुधरा है। जैसे 2014 में हमारा रैंकिंग दोस्तों इतने सारे देश में 60 के करीब था, जो बड़ा बुरा था। हम इन रैंकिंग में इंडोनेशिया, वियतनाम से भी पीछे थे। पर 2023 में ऐसा नहीं है दोस्तों, हम उनसे आगे निकल चुके हैं रैंकिंग में। हमने इंडोनेशिया, वियतनाम दोनों से आगे निकल के लॉजिस्टिक की रैंकिंग में इंप्रूवमेंट किया है। ये दोस्तों बिजनेस इसको और अट्रैक्ट कर सकता है इंडिया में। इंपोर्ट रिलीज टाइम यू कैन सी, फिर चाहे सीपोर्ट हो, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस हो, इनलैंड कंटेनर रिपोर्ट्स हो दोस्तों, हमने ज्यादातर जगह पे दोस्तों रिलीज टाइम और में कम किया है, राइट। इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट्स में दोस्तों अभी भी ज्यादा है दोस्तों। इसी का एक फायदा आप देख सकते हो, इंडिया हैज बिकम अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ मोबाइल फोन एज एक्सपोर्ट्स हैव सर्ज्ड अमिड फेलिंग इंपोर्ट। तो 2015 में आप देख सकते हो कितना जबरदस्त दोस्तों हम इंपोर्ट करते थे। 600 मिलियन यूएसडी के फोन इंपोर्ट होते थे, जो जीडी ट्रेड डेफिशिएट दोस्तों बढ़ाते हैं। अब इंडिया कंज्यूम तो करता था फोन, पर ना इंडिया को इसका जीडीपी में, मैन्युफैक्चरिंग में कोई लाभ था, ना एम्प्लॉयमेंट में लाभ था। तो इनकम कोई और कंट्री के पास जाती थी दोस्तों। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम फॉर मोबाइल लॉन्च दोस्तों 2016 में। दोस्तों 2018 में आप देख सकते हो इंपोर्ट ड्यूटी मोबाइल पे इंक्रीज की गई 20% से, और उस कंटिन्यू दोस्तों इंपोर्ट का चार्ट नीचे आता गया, एक्सपोर्ट का चार्ट बढ़ता गया दोस्तों। हम ट्रेड डेफिशिएट मोबाइल फोन में डेफिशिएट से दोस्तों न्यूट्रल कब आ गए? 2019 में, जब जितना इंपोर्ट करने लगे उतना एक्सपोर्ट भी करने लगे, राइट। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज बनाई गई 2019 में, उसके बाद हमने धमाकेदार ग्रोथ देखा दोस्तों। में ये डाउन भी हो चुका था, पर यस 2021 जून के बाद हमने जबरदस्त एक्सपांशन देखा है, क्योंकि अप्रैल 2020 पीएलआई स्कीम मोबाइल फोन के लिए दोस्तों लॉन्च की गई। कई लोगों को लगता है पीएलआई स्कीम से क्या फायदा है? फायदा आपके सामने दोस्तों, मोबाइल आप सब लोग यूज कर, आप इंपोर्टेड यूज करते थे। अब जो मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो दोस्तों, यस दोस्तों, मेड इन इंडिया अब हो चुके हैं। पीएलआई स्कीम से दोस्तों इंपोर्ट पे जबरदस्त कैंची चलाई गई और एक्सपोर्ट हमारा कितना बढ़िया इंक्रीज हुआ है दोस्तों। जो 600 मिलियन यूएसडी हम इंपोर्ट करते हैं, वो छोड़ो, 1200 मिलियन यूएसडी के करीब हमारा एक्सपोर्ट पहुंच चुका है, जिसकी इफेक्ट आप अपनी डिक्सन जैसी कंपनी के सेल्स ग्रोथ में भी दोस्तों आप देख रहे हो, राइट। तो यस, ये एक बड़ी जीत है भारत की। यहाँ पे ग्लोबल शेयर इन मोबाइल एक्सपोर्ट हैव इंप्रूव्ड, पर अब कुछ कंपटीटर के सामने हम कुछ भी नहीं है। जैसे 2.4% का, कितना 2.4% का अगर हमारा शेयर है, वियतनाम 13.2% शेयर रखता है, राइट। तो अभी तो काफी दोस्तों जगह है हमारे लिए यहाँ पे और आगे बढ़ने की। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया हाई टैरिफ ऑन की इनपुट्स, राइट। अब यहाँ पे दोस्तों आपने देखा होगा सैमसंग इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने लगे, एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग लगे, इन सबकी दोस्तों एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ती है, राइट। सेक्टोरियल इनसाइट्स हम क्या ले सकते हैं, जो डेटा वर्ल्ड बैंक ने दिया दोस्तों। आईटी सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू ग्रो विद स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मैन्युफैक्चरिंग खास करके दोस्तों आने वाले समय में हम मैन्युफैक्चरिंग में आईटी से भी ज्यादा ग्रोथ देखने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पोइज्ड टू ग्रो ड्यू टू गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, राइट। सेवंथ, जिस पे दोस्तों बात की गई, चैलेंजेस क्या है, रिस्क क्या है। जियोपॉलिटिकल रिस्क एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर रिमेन्स कंसर्न, कि चलो अगस्त की भी इन्फ्लेशन कम होके आए हैं तो ये तो अब फेवरेबल हो रहा है। इन्वेस्टर्स शुड स्टे विजिलेंट टू ग्लोबल रिस्क एंड सेक्टर स्पेसिफिक चैलेंजेस। इसीलिए कोई एक सेक्टर के पीछे ना दौड़े, थोड़ा सेक्टर में भी डाइवर्सिफिकेशन रखे, राइट फ्रेंड्स। क्या आपके सामने दोस्तों ओवरऑल वर्ल्ड बैंक का आउटलुक है मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर। रियल जीडीपी ग्रोथ एट कांस्टेंट प्राइस, करंट प्राइस नहीं है। आपको शेयर बाजार में जो धंधे पे इफेक्ट आती है वो करंट प्राइस है। अगर कांस्टेंट प्राइस से भारत की जीडीपी 7-1% से बढ़नी है, तो दोस्तों आप करंट प्राइस पे 10% यानी डबल डिजिट ग्रोथ तो देखने वाले हो। तो से ग्रोथ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। कंजप्शन भी दोस्तों प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जीएफसीए हो, सब बढ़िया रहना चाहिए। एक्सपोर्ट हमारे इंप्रूव होने चाहिए, राइट, जो लेवल पे अभी हम वहां से भी। रियल जीडीपी ग्रोथ कांस्टेंट प्राइस पे दोस्तों इंडस्ट्री और सर्विस ये दोनों दोस्तों तगड़ा रहेगा, तो डबल डिजिट ग्रोथ हमें इन सेगमेंट में देखना है। करंट अकाउंट बैलेंस नॉर्मल है दोस्तों। नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, बढ़ रहा है। फिस्कल डेफिशिएट 5 से दोस्तों डिक्रीज हो रही है।
kept flat, primary balance flat, right? Conclusion क्या रखे? The overall economic environment in India is positive. ये positive शब्द को ना भूले जो वर्ल्ड का है, with strong growth and fiscal consolidation, right? इन चीजों के आधार पे यस हम अभी भी देख रहे हैं कि दोस्तों जब डाउ जोन्स, S&P 500 और नास्डेक चैलेंजिंग मोड से गुजर रहे थे, तो हाईली करेक्शन मोड पे थे दोस्तों, इंडिया उनको आउट परफॉर्म करके सबसे पहले वापस से लाइफ टाइम हाई तो बना ही दिया है। तो क्यों हमने बनाया है दोस्तों, ये वर्ल्ड बैंक को पता है, ये हमें भी दोस्तों पता रहे, राइट? सो आई होप दिस अपडेट कुड बी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।